हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस एनवायरनमेंट में आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइस यानी कि कीमतों में वृद्धि का प्रभाव। इसमें सुनिए, हमारे देश में बढ़ती कीमतें आर्थिक विकास के लिए अनेक रूप में बाधक सिद्ध हो रही हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन एंड डोमेस्टिक सेविंग्स। मुद्रा प्रसार व घरेलू बचतें। निरंतर मूल्यों में वृद्धि ने अधिकांश व्यक्तियों की बचत की इच्छा व शक्ति पर बुरा प्रभाव डाला है। साथ ही यदि हम सीमांत बचत आय अनुपात के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो यह ज्ञात होगा कि बढ़ी हुई आय के अनुपात में हमारी बचत नहीं बढ़ाई जा सकी है। इसका कारण उपभोग पर बढ़ता हुआ व्यय और मूल्यों में वृद्धि है। मुद्रा का मूल्य घटता है तो लोगों में बचाने के बजाय व्यय करने की इच्छा बलवती हो जाती है। मुद्रा प्रसार के कारण कृषकों, औद्योगिक श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग की वास्तविक आय में भारी कटौती हुई है और उनका व्यय आय से भी अधिक बढ़ गया है। यही एक तथ्य है जो स्पष्ट करता है कि मूल्यों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में पारिवारिक क्षेत्र की बचतों का भाग घट गया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि वेतन में वृद्धि के साथ साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दामों में भी वृद्धि होती है। इस समस्या का दूसरा पहलू यह है कि सरकार और उद्योगों के कर्मचारी आवाज़ उठाकर कुछ राहत प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन दामों की वृद्धि के दुष्प्रभाव का कष्ट समाज के सभी लोगों को भोगना पड़ता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट। मुद्रा प्रसार व विनियोग। बढ़ती हुई कीमतों ने हमारे विनियोग की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वास्तविक विनियोग में कमी के 2 कारण हैं। प्रथम, मुद्रा प्रसार विनियोग के लिए भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को कम कर देता है, जिसके कारण घटी हुई पूर्ति का दुष्चक्र क्रियाशील हो जाता है, जिससे कीमतों में और अधिक वृद्धि होती है। द्वितीय, मुद्रा प्रसार के कारण साधन उत्पादक क्रियाओं से अंतरित होकर अनुत्पादक क्रियाओं की ओर जाने लगता है। जैसे लोग अपनी बचतों को सोना या जमीन जायदाद आदि के खरीदने के उपभोग में लाते हैं। फलतः पूंजी निर्माण या विनियोग को धक्का लगता है। नंबर 3, इन्फ्लेशन एंड डिफ़िकल्टीज़ इन फॉरेन पेमेंट यानी कि मुद्रा प्रसार व विदेशी भुगतान की कठिनाई। बढ़ती हुई कीमतों का देश के विदेशी भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मूल्य वृद्धि से देश में वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना कठिन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में भारत की वस्तुओं पर मूल्य अधिक है, इसलिए हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हो रही है। नंबर 4, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। जमाखोरी और कालाबाजारी। बढ़ते हुए मूल्यों का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं को जमा कर खुले बाजार में इनकी कृत्रिम कमी कर दी है। इन वस्तुओं को कालाबाजारी में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। इससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सरकार की वितरण व्यवस्था के कमज़ोर होने के कारण व्यापारी वर्ग को जमाखोरी व कालाबाजारी में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। जमाखोरी का यह रोग धनी उपभोक्ताओं में भी फैल गया है। उपभोक्ता भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का संग्रहण करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि कहीं बाजार से वस्तु गायब न हो जाए। उपभोक्ता की इस मनोवृत्ति के कारण बाजार में वस्तुओं की पूर्ति और भी कम हो गई है, जिससे मूल्य वृद्धि में और भी तेजी आई है। नंबर 5, चेंज इन पैटर्न ऑफ कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। उपभोग व उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन। मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण एक ओर तो मध्यम वर्ग के लोगों को अपने जीवन की कई आवश्यक वस्तुओं का उपभोग कम या बंद करना पड़ रहा है। दूसरी ओर धनी वर्ग का विलासितापूर्ण उपभोग पहले की अपेक्षा बढ़ गया है, चूँकि उत्पादकों को विलासिता व ऐश्वर्य की वस्तुओं के उत्पादन करने में अधिक लाभ प्राप्त करने की आशा होती है। अतः उत्पादकों द्वारा साधनों का इस प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाने लगा है। इससे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी हो जाने के कारण मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो गई है। नंबर 6, एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लान। योजना पर प्रतिकूल प्रभाव।
सरकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से एक समाजवादी समाज की स्थापना का प्रयत्न कर रही है, परंतु मूल्यों में निरंतर वृद्धि के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करना निकट भविष्य में लगभग असंभव हो गया है। मूल्य स्तर के बढ़ जाने से उपलब्ध उत्पादन साधन कम पड़ जाते हैं। इसी कारण सरकार 1966 में चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ नहीं कर सकी थी। गंभीर मूल्य स्थिति के कारण पांचवी योजना से संबंधित लक्ष्यों व वित्तीय व्यवस्था में भी परिवर्तन करना पड़ा। नंबर 7, सोशल एंड पॉलिटिकल एनार्ची, यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक अराजकता। अत्यधिक मूल्य में वृद्धि सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोष एवं अराजकता को जन्म देती है। गुजरात और महाराष्ट्र में हुए हिंसात्मक उथल पुथल तथा बिहार में बढ़ते हुए सामाजिक व राजनीतिक असंतोष का मुख्य कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि ही है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा गवर्नमेंट मेजर्स टू चेक प्राइस राइज, सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण की दिशा में प्रयास। इसमें सुनिए, भारत में योजना अवधि के पहले 10 वर्षों की सरकार की ओर से बढ़ती हुई कीमतों को स्थिर रखने के लिए ठोस कार्य नहीं किया गया है। 1962 के बाद जब कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई तो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर अनेक उपायों की घोषणा की गई, परंतु घोषित नीतियों और व्यवहारों के बीच भारी अंतर बना रखा। संक्षेप में सरकार द्वारा कीमत नियंत्रण की दिशा में किए गए प्रयास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। सरकार ने कृषि क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किए हैं ताकि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर उनकी कीमतों को कम किया जा सके। नंबर 2, फेयर प्राइस शॉप, उचित दर की दुकानें। सरकार ने देश भर में हजारों उचित दर की दुकानें खोली हैं। इन दुकानों पर निम्न वर्ग के लोगों के लिए नियंत्रित मूल्यों पर अनाज की बिक्री की जाती है। नंबर 3, राशनिंग सिस्टम, राशनिंग प्रणाली। शहरी क्षेत्रों में निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं को जनसाधारण को समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए राशन कार्ड प्रणाली अपनाई गई है और इस पर कंट्रोल का आटा, घी, कोयला, मिट्टी का तेल, वनस्पति घी, टायर ट्यूब, दालें, मोमबत्ती, कॉपियाँ आदि वस्तुओं का वितरण किया जाता है। नंबर 4, कंट्रोल ऑन प्राइवेट बिजनेस, निजी व्यापार पर नियंत्रण। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में निजी व्यापार पर भी नियंत्रण करना आरंभ कर दिया है ताकि खाद्यान्नों व अन्य आवश्यक पदार्थों के अनुचित संचय और सट्टे पर को रोका जा सके। सरकार किसी व्यापारी को निश्चित सीमा से अधिक माल का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं देती। नंबर 5, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर एंड सुपरमार्केट, यानी कि सहकारी उपभोक्ता भंडार और सुपर बाजार। सरकारी उचित कीमत पर प्रमाणिक वस्तुएं उपलब्ध करने के लिए सुपर बाजारों और सहकारी भंडारों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार इसके माध्यम से अभावग्रस्त वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करती है। नंबर 6, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, यानी कि सरकारी खरीद। मूल्यों के उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए सरकार द्वारा खरीद की जाती है। आजकल यह खरीद गेहूँ, चावल, रुई, जूट आदि के संबंध में की जाती है। यह खरीद समर्थित मूल्यों पर की जाती है। नंबर 7, फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर यानी कि राजकोषीय उपाय। कीमत नियंत्रण के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित राजकोषीय उपायों को काम में लिया जाता रहा है। सार्वजनिक व्यय में कमी, लोगों की क्रय शक्ति में कमी करने के लिए अतिरिक्त कराधान, घाटे की बजट को कम से कम करने का प्रयास, उत्पादकों को कर में छूट एवं सहायता, अनुत्पादक खर्चों पर रोक, राजकोषीय घाटे को कम करने पर का प्रयास। नंबर 8, मॉनेटरी मेजर, यानी कि मौद्रिक उपाय। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के मात्रात्मक एवं चयनात्मक दोनों प्रकार के उपायों को काम में लिया है। मुख्य रूप से निम्न उपाय अपनाए गए हैं: बैंक दर में वृद्धि, मुद्रापूर्ति पर नियंत्रण, प्राथमिक क्षेत्र को अधिक साख की सुविधा, संग्रहकर्ताओं व जमाखोरों को ऋण न देना, खुले बाजार की क्रिया
चयनात्मक साख नियंत्रण। नंबर 9 आता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, प्रशासनिक उपाय। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं। सभी आयातित परिष्कृत और कच्ची चीनी पर से लेवी हटा ली गई है। गैर बासमती चावल, खाद्य तेलों और दालों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। वायदा बाजार आयोग द्वारा चावल, उड़द और तूर का भावी व्यापार स्थगित किया गया है। नेफेड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने खुदरा केंद्रों पर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर ब्याज की बिक्री करेंगे, जिनसे उपयुक्त बजटीय सहायता दी जाएगी। स्टॉक सीमा संबंधी आदेश दालों, धान और चावल के मामले में 30 सितंबर 2011 तक और खाद्य तेलों में एवं खाद्य तिलहनों के मामलों में 31 मार्च 2011 तक लागू किए गए हैं। नंबर 10 अदर मेजर यानी कि अन्य उपाय। सरकार द्वारा मुद्रास्फीति व बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अन्य उपाय जो अपनाए जा रहे हैं संक्षेप में निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है आवश्यकता अनुसार प्याज के निर्यात पर अल्पावधि के लिए रोक लगाई गई। प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात कीमत MEP तंत्र के जरिए निर्धारित किया गया। चावल, उड़द, तूर, ग्वार, गोंद तथा ग्वार बीज के वायदा व्यापार पर रोक लगाई गई। खाद्य तेलों, नारियल तेल तथा वनस्पति वन आधारित तेल के सिवाय और 20,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता तक 5 किलो की क्षमता वाले मिश्रित उपभोक्ता पैकेटों में खाद्य तेलों एवं दालों, काबुली चना और जैविक दालें तथा मसूर की दाल प्रतिवर्ष 10,000 टन की अधिकतम सीमा के सिवाय के निर्यात पर रोक। फिर चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालें, खाद्य तेल एवं खाद्य तिलहनों एवं धान और चावल के मामले में समय समय पर 30/11/2013 तक के लिए भंडारण सीमा अधिरोपित की गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।